किसान भाइयों, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अगर आप 100% वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो या फिर 50% ऑर्गेनिक 50% केमिकल वाला खेती करना चाहते हो या फिर किसी भी तरह की खेती कर रहे हो, केमिकल फार्मिंग भी कर रहे हो 100% वाला, तो भी आपको आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके जिंदगी में कहीं पे न कहीं पे आप उत्साहित हो जाते हो और उस उत्साह के जरिए आप बहुत बड़ी गलती भी कर बैठते हो। तो वो उत्साह को बाजू में रखकर थोड़ा लॉजिकली अगर कुछ चीज़ों को सोच समझ कर अगर आप खेती करोगे तो आपका जो भी डिसीजन होगा वो आपका भविष्य में कभी भी लॉस नहीं कराएगा। तो आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो जो भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं 100% वाली, उनके लिए कुछ सवाल हम पूछेंगे। अगर उन सवालों के जवाब आपके मन के अंदर दिल से अगर हाँ है तो आप 100% आज से ही आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो मॉडल है वो चालू कर दो। आपके पास आपका मुनाफा तैयार है। और साथ ही साथ अगर उसमें से एक भी सवाल का जवाब आपके मन के अंदर नहीं है तो आपको थोड़ा प्रतिशत कर करके आपको केमिकल फार्मिंग से निकल कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपका कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हुआ है। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले कमेंट में जय जवान जय किसान सपोर्ट करने के लिए जरूर लिखना। और चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पहले तो ये सवाल पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने का भी एक तरीका है जो अगर अच्छे से सीख लोगे तो पैसों के मुनाफे के साथ साथ कुदरत का भी ख्याल रखकर आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो मेरा पहला सवाल ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरुआत करने से पहले आप पहले अपने अगल बगल में देख लो कि आप जो भी ऑर्गेनिक सब्जियां, अगर जो भी ऑर्गेनिक धान्य वगैरह होगा या फिर फल फूल हो गया, जो भी बना रहे हो उसका मार्केट आपके अगल बगल में रेडी है या नहीं। अगर कस्टमर ही नहीं होंगे ऑर्गेनिक खाने वाले, ऑर्गेनिक की डिमांड करने वाले, तो आप मुझे मुझे बताइएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। ये मेरा पहला सवाल है। तो इसका जवाब आपके मन के अंदर हाँ है तो यार बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप सिटी एरिया में, अभी अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक की डिमांड सिटी एरिया में ज्यादा है, तो ऐसे एरिया में अगर आपको कुछ एक कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूछकर कौन सी वाली सब्जियां या फिर कौन सा वाला दूध हो गया या फिर सब्जियां हो गए या फिर धान्य हो गए या फिर फल फूल हो गए, उनको कौन से प्रकार के पदार्थ उनको ऑर्गेनिक चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका बजट क्या है, ये सब मार्केट रिसर्च करने के बाद ही आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट करोगे तो अच्छी बात रहेगी। वरना मैंने बहुत सारे फार्मर ऐसे निकले देखे कि भावना के विवश वो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो चालू कर देते, लेकिन जब प्रोडक्शन हो जाता है तो वो केमिकल के मार्केट में बैठकर उनसे भी कम दाम पा लेते, तो ये दिक्कत वाला चीज हो जाता है। और यहाँ पे अगर देखने जाए तो केमिकल वाले जो भी प्रोडक्ट, फल फूल या फिर सब्जियां दिखती है आपको, वो आंखों से देखने में बहुत ही अच्छी दिखती है। अगर अभी की सिचुएशन देखे तो मार्केट में ऐसे ही माल अगर फेंकने फेंकने अगर पड़ रही है, आप देखो टमाटर फेंक रहे हैं लोग, अगर रेट डाउन हो जाते हैं, प्याज फेंक रहे हैं, तो उसी तरीके से इसका भी हाल हुआ तो कैसे रहेगा। तो ये मेरा पहला सवाल था। आपका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, मेरा दूसरा सवाल यह है कि केमिकल फार्मिंग की तुलना में आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो भी फसलों का वेट, वजन मिलता है वो कितना मिलता है। आपको भी पता है कि यार केमिकल फार्मिंग में जो भी फसलों का वेट मिलता है वो ज्यादा मिलता है, क्योंकि हम उसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। 10 26 26 आपका एमओपी हो गया, एसओपी हो गया, 0050 लिक्विड खाद हो गया, तो उसका इस्तेमाल कर करके हम वेट को बढ़ा भी देते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर फसलें बहुत ही अच्छी तरीके से, नेचुरल तरीके से बढ़ती है, उसमें किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वेट की तुलना में वो केमिकल से थोड़ा कम रहती है। तो वेट का भी आपको कैलकुलेशन निकालना है आपका मार्केट रिसर्च होने के बाद। मार्केट रिसर्च में आपने देख लिया कि यार इस सब्जी को इतना रेट मिल रहा है, तो उसके वेट के हिसाब से उसका प्रोडक्शन आपके एकरेज के हिसाब से कितना होता है, और ये डिमांड आप सप्लाई करने के बाद, आपका सप्लाई होने के बाद आप देखना आपको कितना पेपर राइटिंग में कितना मुनाफा होता है, कितना घाटा होता है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ही अगर आपको मुनाफा अगर मिलता है, अगर पेपर पे मुनाफा दिख गया
तो आप 100% यहाँ पे जीत गए। और अगर पेपर पे भी मुनाफा नहीं दिख रहा है या फिर थोड़ा 19-20 ही हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हैं। अगर पेपर पे घाटा दिख रहा है तो समझ लेना यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझे और रिसर्च करने की ज़रूरत है या फिर कई जगह पे और भी अच्छे वाले ग्राहक देखने की ज़रूरत है। तो मार्केट रिसर्च के बाद वेट का जो मेरा क्वेश्चन है, तो वो भी आपके लिए बनता है, आपके सवाल का जवाब भी मुझे चाहिए। तो किसान भाइयों, तीसरा सवाल सुनने से पहले एक बात को जान लो कि हमारा लोकल मार्केट जो है, इंडियन मार्केट जो है, वो जो दिखता है वो बिकता है, इस तरीके का है। मतलब क्या होता है इसका, आप कुछ भी चीज इस मार्केट में बेचने जाओगे, कपड़े से लेकर आपके रोटी कपड़ा मकान हो गया या फिर घर की चीजें हो गई या फिर सब्जियां भी हो गई, जो अच्छी तरीके से दिखेगी, शाइनिंग वाली, साइज वाली, कलर वाली, उसी को खरीदा जाता है। ये मेंटेलिटी है मार्केट का। हालाँकि ऑर्गेनिक केमिकल के तुलना में इतना फ्रेश नहीं दिखता है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। कीपिंग क्वालिटी का भी दिक्कत आपको आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके इस यही मेरा सवाल है कि आप अगर क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन कर पाते हो, साइज़, कलर और आपका कीपिंग क्वालिटी अच्छे से मेंटेन कर पाते हो, तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, तो आप बेझिझक 100% वाली ऑर्गेनिक फार्मिंग आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका अगर उत्तर अगर ना आए, तो आप 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू करने से पहले एक बात सोच लो कि आपको आपकी प्रैक्टिसेस के अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आपको क्वालिटी बढ़ानी होगी, ऐसी प्रैक्टिसेस आपको ढूँढने होंगे और वो क्वालिटी बढ़ाने के बाद ही आप 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कदम रखिएगा, वरना आपको भी पता है मार्केट में आपका माल जाने के बाद क्या हाल होने वाला है। तो किसान भाइयों, हमारा चौथा सवाल सुनने से पहले एक बात जान लो कि जब तक डीएपी हो गया, ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर हो गए, उसके दाम कम थे, तब तक हमने मूंगफली के खली को ज्यादा प्रमोट नहीं किया था। पहले तो पता थे, लेकिन किसानों को क्या लगता था यार डीएपी इतना सस्ता है, ये मूंगफली की खली तो बहुत महंगी हुई। लेकिन जैसे ही आपका इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी और आपका ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर के रेट आपके खली से ज्यादा हो गए, तब हमने इसको रिप्लेस कर दिया कि यार आप इतना महंगा वाला डीएपी ब्रॉडकास्टिंग वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि जो भी कीटक या फिर जो भी रोग है, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर 100% बिना केमिकल के कंट्रोल कर सकते हो, तो आप 100% अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। मेरे को इस सवाल का जवाब भी चाहिए। अगर आप अभी देखो, अभी बात वैसा ही सिचुएशन आ रहा है जैसे ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर का और खली का आया था। तो अभी ऐसा ही सिचुएशन कैसे आ रहा है, अभी देखो ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर सब इस्तेमाल कर लिया, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर ए टू जेड केमिकल इस्तेमाल करने के बाद लोग ऑर्गेनिक का भी इस्तेमाल करके देखेंगे, यानी कि बैक्टीरिया हो गई जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करती है अगर प्रिवेंटिव में बहुत जल्दी दे दिया जाए। तो कुछ बैक्टीरिया भी है, तो उनका भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर आपके मन के अंदर इसका जवाब हाँ है, तो आप 100% बैक्टीरिया के ऊपर, फंगस के ऊपर, कुछ वायरस होते हैं कीटकों के, उनका भी इस्तेमाल करके आप अपने फसल के अंदर और 100% आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप कीटकों को और रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसका जवाब अगर नहीं है, तो आपको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। जो भी प्रैक्टिसेस है उनको ढूंढने में, तो ये मेहनत अगर हो जाती है और इसका जवाब ना का हाँ में बदल जाता है, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जा सकते हो। तो किसान भाइयों, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर मेरा एक और सवाल बनता है जिसका जवाब आपके पास हाँ होगा, तो आप अभी से ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा सवाल क्या है, जैसे कि हम नाइट्रोजन के जरिए हम फसल को दौड़ाते हैं, फास्फोरस के जरिए उसको चौड़ा करते हैं और पोटेश के जरिए हम मैच्योरिटी लाते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, मुझे पता है। आप गोमूत्र का जरिए आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप फास्फोरस के लिए आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हो, पोटेश के लिए भी आप अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि ऑर्गेनिकली अवेलेबल है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर इतने पॉपुलर क्यों हो, तो उनका कम वक्त में ज्यादा रिजल्ट मिलता है, इसीलिए वो ज्यादा पॉपुलर हुए। और मेरे हिसाब से अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग का एक जो कंबाइन अगर अगर चलने लगा और धीरे धीरे करके इन जो अल्टरनेटिव जो माइनस पॉइंट में बता रहा हूँ अगर वो सॉल्व किए गए, तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला सिस्टम आप भी अपना सकते हो। कैसे, तो सुनो। तो जैसे कि गोमूत्र का इस्तेमाल किया, नाइट्रोजन नाइट्रेट नाइट्रोजन जाएगा,
तुरंत लग भी जाएगा, लेकिन कंट्रोल करने का कोई भी माध्यम नहीं है। तो अगर नाइट्रोजन हद से ज्यादा आपकी फसल के अंदर हो जाता है और अचानक से बारिश भी आ जाता है, कोई डिसीज प्रेशर इनसे प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या हाल होती है वो किसानों से ज्यादा कोई नहीं बता सकता है। तो वो एक माइनस पॉइंट हो गया। बोन मील जिसका हम फास्फोरस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यार उसमें भी आपको पता है दिक्कत है क्या, वो स्लोली रिलीज होता है, अब लगाएंगे तो वो कब लगेगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसे जो माइनस पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब ये 100% रिसर्च हो जाएगा, इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तब आप 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। इसको गवर्नमेंट को ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए R&D के अंदर, रिसर्च के अंदर। गवर्नमेंट का रिसर्च अगर इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो 100% आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, मेरा एक और सवाल ये बनता है कि आप 100% वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, तो मेरे एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि अगर आप कम क्षेत्र में ट्रायल बेस पे कर रहे हो तो 100% मैं ही कहता हूँ कि यार आप आगे बढ़ो। गलती भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं, आदमी गलतियों से ही सीखता है। लेकिन आप ज्यादा बड़े पैमाने पर कर रहे हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो भी चीजें बनाई जाती है वो आपको मैन्युअली बनानी पड़ती है। आपके पास स्किल लेबर भी होंगे तो उनको वो बनाने का तरीका होता नहीं है, तो ये काम आपको ही करना पड़ेगा। तो एक आदमी अगर ये चीज कर रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा कितनी एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है, ये मेरा सवाल है। आपके पास जवाब होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये हो गई समय की बात। अभी बात करते हैं पैसों की। तो पैसों की क्या बात हो गया, क्या होता है कई कबार कि केमिकल फार्मिंग करते करते आपके पास पैसा खत्म हो जाता है, आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, और वहीं पे आपको लगता है कि यार ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है, तो चलो अभी हमारे पास भी कुछ नहीं। तो ऐसे भावना विवश होकर अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो रुक जाओ, बिना नॉलेज के, या वहां पे भी मत जाओ और केमिकल फार्मिंग के अंदर भी मत रुको। मतलब ज्ञान ही आपका एक इस संकट से निवारण करने का तरीका है। तो किसी भी चीज में रहो, केमिकल फार्मिंग के अंदर रहो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर रहो, या फिर केमिकल प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर रहो, सभी जगह पे आपको ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो ज्यादा ज्यादा तरीकों से लेते रहो। तो ये मेरा सवाल का जवाब अब मुझे आशा है कि आप कमेंट में जरूर बताओगे। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी सवाल आपको पूछे, अगर उन सभी सवालों का जवाब अगर हाँ है तो आपकी लॉटरी लग चुकी है। कैसे, वो भी बताता हूँ। तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर मतलब बिना केमिकल के तो कर रहे हो, तो उसमें रेसिड्यू आने का कोई संभावना नहीं है। आप कीपिंग क्वालिटी, साइज, कलर अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हो तो भाई वो दिखने में भी अच्छा रहेगा। तो ये सभी सवालों के जवाब अगर आपके हाँ है तो यार आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यूरोपियन कंट्रीज में, जो कि ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के, ऑर्गेनिक फ्रूट हो गए या फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हो गए, उनके लिए पैसे देने के लिए तैयार है। तो आपका प्लेटफॉर्म भी रेडी है लगभग, अगर आप इन सभी चीजों में अगर हाँ जवाब पाते हो। लेकिन मुझे पता है एक 99% इसका जवाब नहीं के बगल बगल में ही आएगा। एक आध 2% किसान कहेंगे कि हाँ हम 100% ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो। तो मेरे को उनको एक सलाह है, जिन किसानों के मन के अंदर इन सभी सवालों के जवाब अगर हाँ में आए, तो उनके लिए एक सलाह है कि यार आपके पास पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया खुला हुआ है, आप एक्सपोर्ट के अंदर उतरिएगा। क्योंकि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे कई गुना रिक्वायरमेंट यूरोप में है, क्योंकि वो अवेयर है केमिकल के बारे में, तो उनके नियम भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अगर आप वहां से अगर मार्केटिंग सीख जाते हो तो आपकी लॉटरी ही लग चुकी है। आज का ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना। किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि विषय इतना भयंकर था, नाजुक विषय था, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लो लो था। लेकिन क्या करूँ यार, दिल की बात है, सामने बोलने में थोड़ा सा ये तो सेंसिटिव विषय था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और हाँ, भावना विवश होकर कोई भी निर्णय नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं मेरा छोटा सा प्रयास था। क्योंकि भावना विवश होकर कुछ भी हम डिसीजन लेते हैं तो हमारा सालों साल का जो समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो समय और पैसा दोनों कीमती है, वो बचना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। किसी को बुरा लगा हो तो भाई दिल से क्षमा चाहता हूँ। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।